Dear student, this is the fifth lecture of Democracy in the Contemporary World. इस लेक्चर में हम डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड की ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसके द्वारा बनाए गए लॉ को पूरे वर्ल्ड के पीपल पर अप्लाई की जाए, पर वर्ल्ड में ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं जो परफॉर्म पार्शली पर गवर्नमेंट के कुछ काम को करती है। यह इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के अलग अलग पीपल पर उस तरह से कंट्रोल नहीं रख सकते जैसे कि कोई गवर्नमेंट रख सकती है, लेकिन वे ऐसी रूल्स बनाते हैं जो गवर्नमेंट के कामकाज की सीमा तय करता है, उनके लिए दिशा निर्देश देता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यह वर्ल्ड के ग्लोबल एसोसिएशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर कानून, सुरक्षा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल इक्वालिटी में अपना सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। यूएन का महासचिव इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, यूएनएससी। यह यूएन का ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसको अलग अलग कंट्री के बीच सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यह एक इंटरनेशनल शांति दास्ता बनाकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट, आईएमएफ। जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट को पैसा देती है। उधार देने से पहले ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट्स एंड डायरेक्ट इट टू मेक चेंज इन इट्स इकोनॉमिक्स पॉलिसी। यानी अभी तक हमने 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना। फर्स्ट हमने जाना यूएन, सेकेंड यूएनएससी, थर्ड आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आते हैं, आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक। वर्ल्ड लेवल पर अनेक ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का काम करती है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं लेती है। सभी मेंबर्स को देशों को इंडिपेंडेंस और बराबरी की भागीदारी नहीं मिलती है। आते हैं केस ऑन यूनाइटेड नेशन। यूएन के सभी 193 मेंबर्स कंट्री 1 सितंबर 2012 तक हैं। 193 कंट्रीज़ को यूएन महासभा में एक एक वोट मिला हुआ है। महासभा का स्वरूप काफ़ी कुछ संसद की तरह है जिसमें सभी तरह के चर्चाएं होती हैं। इसकी बैठक सदस्य देश की प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है, लेकिन अलग अलग देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। यूनाइटेड नेशन का मेंबर्स अपना देश इंडिया भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूएनएससी। यूएनएससी के 15 मेंबर्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं।
बाकी 10 मेंबर्स का वोट आम सभा 2 ईयर्स के लिए ही करती है, परंतु असली ताकत 5 परमानेंट मेंबर्स के हाथों में ही है। इन परमानेंट मेंबर को वीटो पावर का अधिकार मिला है। अगर कोई भी परमानेंट मेंबर्स कंट्री इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है। इसलिए यूएन को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की मांग करने वाले पीपल्स और कंट्री की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब आते हैं कि वीटो पावर क्या है। वीटो लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स कंट्री को मिला हुआ विशेषाधिकार ही वीटो पावर कहलाता है। वीटो पावर का यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा रसिया है 107 बार, यूएसए 79, यूके 29, फ्रांस 16 एंड चाइना 11। नेक्स्ट IMF। IMF is one of the biggest money lenders for any country in the world। पर इसके सभी 189 मेंबर्स कंट्रीज़ को इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ 10 कंट्री अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरबिया, कनाडा एंड रसिया का ही अधिकार है। बाकी 178 मेंबर्स इस इंटरनेशनल काउंसिल के फैसले को ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provide loans and grants to government of poor countries for the purpose of pursuing capital project। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की चपेट में आए भारत को वर्ल्ड बैंक ने मदद करने का प्रस्ताव किया है। वर्ल्ड बैंक भारत को 76 अरब रुपये की मदद करने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की मदद से मिलने वाली रकम से कोरोना वायरस रोगियों को बेहतर जांच, संपर्क का निरीक्षण और प्रयोगशाला निदान जैसे काम किए जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद और देश के विभिन्न हॉस्पिटल में नए वार्ड की स्थापना के लिए भी किया जाएगा। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 76 अरब रुपये की मदद की है। नेक्स्ट आते हैं डेमोक्रेसी प्रमोशन। इराक वेस्ट एशिया का एक कंट्री है जो 1932 में ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ। 3 दशक बाद यानी यहाँ फ़ौज ने कई सरकारों का तख्ता पलट किया। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 में तख्ता पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा उसी से यह पार्टी सत्ता में आई थी। इस पॉलिटिकल पार्टी ने इस्लामिक ट्रेडिशनल लॉ को एबॉलिश भी किया और औरतों के अनेक राइट्स भी दिए। आज तक वेस्टर्न एशियन कंट्री में ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि वहाँ की औरतों को भी राइट्स मिले। 1979 में प्रेसिडेंट बनने के बाद से सद्दाम हुसैन ने अपनी डिक्टेटोरियल
गवर्नमेंट और अपने शासन का विरोध करने वालों को सख्ती से सज़ा दिया। कुछ साल बाद अमेरिका, ब्रिटेन तथा उसके एलाइज कंट्री ने आरोप लगाया कि इराक के पास सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन एंड अदर वेपन हैं और इससे वर्ल्ड को बहुत खतरा है। लेकिन यूएन ने यह जांचने के लिए अपनी विशेष टीम इराक भेजी, तो उस टीम को ऐसा कोई हथियार नहीं मिला। फिर भी 2003 में अमेरिका और उसके एलाइज कंट्री ने इराक पे हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की इंटीरियर गवर्नमेंट बना ली। यह तर्क दिया जाता है कि देश में तानाशाही समाप्त करने के लिए तथा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना के लिए यह महत्वपूर्ण था। इराक के खिलाफ इस वॉर को भी यूएनएससी ने भी परमिशन नहीं दी थी। यूएन महासचिव कोफी अन्नान ने भी कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैरकानूनी है और फाइनली अमेरिका ने 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया। आई होप आपको इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।